हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ये भारत सरकार अधिनियम है 1935, इसे क्यों लाया गया। ठीक है, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया अंतिम संवैधानिक सुधार था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है कोई भी अधिनियम नहीं लाया गया और इसे जो है छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतीय संविधान का मूल स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो 331 अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो इसके 331 अनुच्छेद हैं उसमें से 250 अनुच्छेद जो कि हमारे संविधान में लिए गए हैं वो ज्यों के त्यों यहाँ से लिए गए हैं, इसीलिए इसे संविधान का मूल स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो यह भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था और इसके सुविधा की दृष्टि से इसे जो था 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन भी ये बनता है कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 को कितने भागों में बांटा गया था। तो 2 भागों में बांटा गया था। एक था भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा था वर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित कब हुआ ये भी जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था 2 अगस्त 1935 में। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो पूर्णतः लागू कब हुआ था। 1 जनवरी 1937 में। ठीक है, बन तो कब गया था, 2 अगस्त 1935 में बन गया था, लेकिन यह जो पूर्णतः लागू हुआ था वो कब से हुआ था, 1 जनवरी 1937 से लागू हुआ था। ठीक है, और इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी थी, कुल धाराएं या कुछ अनुच्छेद कितने थे, 331 इसमें अनुच्छेद थे। ठीक है, और अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां कितनी है, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहला इसकी विशेषता थी कि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रांतों से क्या था, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो भारत सरकार के अधिनियम 1919 में जो द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी वह इस अधिनियम के तहत पूर्णतः समाप्त कर दी गई। ठीक, तो इससे आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला कि जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी वो कब से शुरू की गई थी, तो 1919 से शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, उसके बाद जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली है उसको पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया, तो वो कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है प्रांतों में स्वायत्त शासन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, प्रांतों में जो था वो स्वायत्त शासन जो था वो शुरू कर दिया गया था। ठीक है, स्वायत्त शासन यानी कि जो गवर्नर है उसका बहुत कम शासन उसमें रहता है। ठीक है, तो प्रांतों में क्या कर दिया था, जो प्रांत थे उनमें गवर्नर का जो शासन था वो बहुत कम कर दिया गया था। ठीक है, उस समय कितने प्रांत थे, 11 प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या है, केंद्र में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई थी। ठीक है, प्रांतों से जो था शासन प्रणाली को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, लेकिन केंद्र में जो था वो पहली बार द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी गई थी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि केंद्र में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी, 1935 में की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो केंद्र में जो था पहली बार द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो शुरू कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में क्या था, संघीय शासन व्यवस्था शुरू कर दी गई। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था शुरू कर दी गई यानी कि भारत में एक संघ की व्यवस्था हो, इस बात पर जो है 1919 से ही जोर दिया गया था। लेकिन जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो चलाया गया उसमें थोड़ा इसकी जो बात थी वो थोड़ा धीमी पड़नी लगी थी। ठीक है, उसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फिर यह बात उठाई गई कि भारत में जो है एक संघ की व्यवस्था हो। ठीक है,
और इसके इसके अंतर्गत कौन कौन से किस किस को शामिल किया गया था ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला था ब्रिटिश सरकार के 11 प्रांतों को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन जो 11 प्रांत थे उन्हें जो था संघ में शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों को, ठीक है, 6 जो चीफ कमिश्नर थे उनके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनको संघ में शामिल करने की बात कही गई। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये तो ब्रिटिश सरकार के ही अधीन थे, तो ये जो थे आसानी से मान गए थे। ठीक है, लेकिन जो देसी रियासतों को इस संघ में शामिल होने की करने की भी बात कही गई थी, तो उसमें जो था एक शर्त थी कि जो अगर 50% से अधिक, ठीक है, अगर 50% से अधिक जो है वो देश जो राजा वगैरह हैं, रजवाड़े वगैरह, वो अगर संघ बनाने की बात से एग्री हो जाते हैं तो संघ बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से राजाओं ने जो था उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस वजह से जो संघीय व्यवस्था बनाने की बात कही की थी वो असफल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है 5वां शक्तियों का बंटवारा की व्यवस्था। ठीक है, शक्तियों का बंटवारे की व्यवस्था में मतलब इनमें जो केंद्र व प्रांत की जो शक्तियां हैं उनको बांट दिया जाए, ये प्रावधान रखा गया था। ठीक है, तथा केंद्र व प्रांत की जो शक्तियां हैं उनको 3 विषयों में बांटा गया। ठीक है, पहला है परिसंघ सूची, परिसंघ सूची जिसे आज के टाइम पे हम केंद्र सूची के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा था प्रांतीय सूची जिसे अब हम राज्य सूची के नाम से जानते हैं, और तीसरी सूची थी समवर्ती सूची जिसे आज भी हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन तीन विषयों के में जो था इन शक्तियों का बंटवारा किया गया। शक्तियां जो है वो आज भी कार्य करती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्त सूची। ठीक है, इसके बाद 6 आता है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था यानी कि जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, इसकी व्यवस्था जो थी उस समय करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो और इसके तहत जो है वो एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, और उस समय जो था क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, कितने थे, एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे जब ये संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और संघीय न्यायालय की जब व्यवस्था की गई थी, ठीक है, तो यह जो था वो अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। ठीक है, अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। ठीक है, यह क्या था, अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीली न्यायालय यह नहीं था उस समय। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा था, पीसी काउंसिलिंग लंदन जो था वो अंतिम अपीली न्यायालय था। ठीक है, और इस संघीय न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे, सर मैरिस बने थे। ठीक है, कौन बने थे, सर मैरिस जो थे इसके प्रथम प्रमुख न्यायाधीश बने थे। ठीक है, अन्य व्यवस्था में बात करें तो पहला जो था वो क्या था, सिंध और उड़ीसा नए प्रांत बने। ठीक है, सिंध और उड़ीसा जो थे वो क्या बने थे, नए प्रांत बने थे। और दूसरा जो था वो क्या था, महिला आरक्षण व्यवस्था जो थी वो शुरू की गई थी। ठीक है, और तीसरा था देश में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, तो देश में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा कि देश में साख एवं मुद्रा के नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई थी, और कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ठीक है, और 10 नंबर है, इस अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत कर दिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो था वो म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, जब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था तो उस समय इसे बर्मा नाम से जानते थे, और अब इसका वर्तमान नाम क्या है, म्यांमार है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम जान लेते हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम
कब पारित किया गया, तो यह पारित किया गया था 2 अगस्त 1935 में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ। ठीक है। पारित तो ये 1935 में हो गया था 2 अगस्त को। ठीक है। लेकिन लागू कब हुआ था, 2 साल बाद लागू हुआ था, 1 जनवरी 1937 में लागू हुआ था। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो जब से पारित हुआ है वही डेट को, उसी वर्ष को याद रखते हैं। तो 2 वर्ष बाद यह जो था लागू हुआ था 1937 में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुच्छेदों की संख्या थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो था, अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 331 अनुच्छेद थे, और अनुसूचियां कितनी थी, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का मूल स्रोत किसे कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो मूल स्रोत है वो किसे कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि संविधान से यहाँ इसके जो 331 अनुच्छेद है, ठीक है, उसमें से 250 अनुच्छेद जो है वो ज्यों के त्यों जो है वो संविधान में लिए गए हैं, इसीलिए इसे छोटा संविधान या भारतीय संविधान का मूल स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया। ठीक है। प्रांतों से जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसे कब समाप्त कर दिया गया था, 1935 में समाप्त कर दिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। और अगर आपसे तो मैं द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी पूछेगा, तो शुरू कब हुई थी, 1919 में शुरू हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है। और खत्म कब हुई थी, 1935 में हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र में पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है। तो केंद्र में पहली बार द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो कब शुरू की गई थी, 1935 से शुरू की गई थी। ठीक है। याद रखिएगा, प्रांतों में जो थी समाप्त कर दी गई थी 1935 में, और कहाँ शुरू कर दी गई थी, केंद्र में शुरू कर दी गई थी 1935 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है। तो भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण हेतु जो आरबीआई की स्थापना की गई वो कब की गई, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। ठीक है। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई, तो आरबीआई की स्थापना की गई। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो अधिनियम आप याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटेन की तरफ से अगुवाई कौन कर रहा था। ठीक है। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में तो ब्रिटेन की तरफ से जो था वो कौन अगुवाई कर रहा था, लॉर्ड लिंगलिथ्रो जो था वो अगुवाई कर रहा था। ठीक है। यह आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिंगलिथ्रो था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को 2 भागों में बांटा गया, मैंने आपको बताया था। पहला बांटा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके बाद दूसरा बांटा गया था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। और 2 भागों में बांटने का क्या रीजन था, यह जो था भारत सरकार का बहुत बड़ा अधिनियम था और अब तक अपनी सुविधा की दृष्टि से जो था इसे 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार अधिनियम किस तिथि को निरस्त कर दिया गया। ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस तिथि को निरस्त कर दिया गया था, तो यह निरस्त कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो था वो भारत सरकार का अधिनियम 1935 जो था उसे जो था पूर्णतः निरस्त कर दिया गया था। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, तो आप याद रखिएगा इनके सारे क्वेश्चन। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई
टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।